नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले आपसे यही अपील है, मास्क जरूर पहने क्योंकि मास्क से ही कोरोना से बचाव संभव है। इसीलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और एक बार फिर से आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने, तभी आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का अवैध इमारतों पर सख्त एक्शन जारी है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक लखनऊ में प्रशासन ने बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की 100 करोड़ की लागत से बन रही बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। ये इमारत लखनऊ के रिवर बैंक कॉलोनी इलाके में बनाई जा रही थी। आरोप यह है कि पूर्व सांसद दाऊद अहमद ने नियमों की अनदेखी कर कई फ्लैट बना दिए थे। बताया गया कि एएसआई की आपत्ति के बाद हाईकोर्ट और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस इमारत को गिराने का आदेश दिया था। तो अवैध इमारतों पर लगातार योगी सरकार का एक्शन जारी है और इसी कड़ी में आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की 100 करोड़ की लागत से बन रही बहुमंजिला इमारत को भी जमींदोज कर दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन ने इस पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया। देखते ही देखते ये इमारत, जो कि बहुमंजिला इमारत बताई जा रही है, जो कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, इसे गिरा दिया गया। जिसकी इमारत को गिराया गया है वो बताया जा रहा है कि बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद हैं और ये बहुमंजिला इमारत 100 करोड़ की लागत से बन रही थी। लेकिन प्रशासन ने एक ही झटके में इस इमारत को जमींदोज कर दिया। तो लखनऊ के रिवर बैंक कॉलोनी इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही थी। आरोप यह कि पूर्व सांसद दाऊद अहमद ने नियमों की अनदेखी की थी, कई फ्लैट बना दिए थे। जानकारी है कि एएसआई की आपत्ति के बाद हाईकोर्ट और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस इमारत को गिराने के आदेश दिए थे। इलीगल बिल्डिंग है और एएसआई एक्ट के अंतर्गत, रूल्स के अंतर्गत ये नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है यहाँ पे बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की। तो एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुमंजिला ये इमारत 100 करोड़ की लागत से बन रही थी। एएसआई ने आपत्ति जाहिर की थी और उसके बाद इसे गिराने के आदेश दिए गए थे हाईकोर्ट और लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिवर बैंक कॉलोनी इलाके की, जहां पर यह बहुमंजिला इमारत 100 करोड़ की लागत से बनाई जा रही थी। और सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ऋषभ, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई। गायत्री, देखिए ये वजीरगंज का इलाका है, रिवर बैंक कॉलोनी है और यहाँ पर करीब 8000 स्क्वायर फीट में बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की ये बेसमेंट के अलावा करीब 5 मंजिल और ऊपर बन चुकी थी। और ऐसा नहीं है कि दाऊद अहमद नहीं जानते थे कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते थे कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से संरक्षित इलाका घोषित किया जा चुका है। यहाँ पर पास ही में एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, रेजिडेंसी, जिसको देखते हुए इस पूरे इलाके को संरक्षित इलाका घोषित किया गया था। इसी के साथ साथ ही ये सरकारी कॉलोनी के बीच में बना हुआ था। इसके चंद कदमों की दूरी पर जजेस कंपाउंड है, जहाँ पर यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट्स हैं वहाँ के तमाम जुडिशियल ऑफिसर्स रहते हुए। ये सारी बातें दाऊद अहमद जानते थे जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। हालांकि ये भी ज़रूर यहाँ कहना ज़रूरी हो जाएगा कि चाहे वो एलडीए के अधिकारी हो, नगर निगम के अधिकारी हों, उनको ये निर्माण क्यों नहीं दिखा तब। उस वक्त किसी भी तरह दाऊद शायद अपने रसूख के दम पे इस बिल्डिंग को उस वक्त बचा के ले गए हों, चाहे किसी और दम पे अपने पॉलिटिकल होने का दम दिखा के बचा के ले गए हों। लेकिन एएसआई इस मामले को लगातार जिंदा रखे और हाईकोर्ट तक भी गया मामला। जब एएसआई की ओर से अब ये आदेश आता है और हाईकोर्ट का भी आदेश उसमें शामिल होता है, तब प्रशासन जागता है और प्रशासन इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करता है और ये संदेश देने की कोशिश करता है कि कोई कितना भी मजबूत आदमी हो, वो अवैध निर्माण नहीं कर सकता है। वो चाहे कोई गैंगस्टर हो, माफिया हो, सबका गुरूर और अवैध निर्माण जरूर ध्वस्त किया जाएगा। गायत्री। बिल्कुल ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये बहुमंजिला इमारत यहाँ बन रही थी। बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की ये बहुमंजिला इमारत थी। एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 पर इस इमारत को जमींदोज कर दिया गया क्योंकि ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से इसलिए की गई, एएसआई की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई थी और ये कहा गया था कि नियमों की अनदेखी हो रही है।
और नियमों की अनदेखी के चलते इस इमारत को नहीं बनाया जा सकता। इस इमारत का निर्माण अवैध है और इस पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई और एक ही झटके में इस इमारत को जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें, हाईकोर्ट और लखनऊ विकास प्राधिकरण का आदेश भी यही था, क्योंकि एएसआई की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई थी और ऐसे में हाईकोर्ट और लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से दिए गए इस आदेश का पालन करते हुए प्रशासन की तरफ से इस बहुमंजिला इमारत को ढहा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। 100 करोड़ की लागत से यह बहुमंजिला इमारत बन रही थी। ऋषभ मणि लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। ऋषभ मणि, लेकिन ये कब से इमारत बन रही थी और क्या सिर्फ इस इमारत को जमींदोज किया गया है या फिर इसके अलावा भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, अब तो ये मान के चलिए कि इसमें एक एफआईआर भी ज़रूर लॉन्च होगी कि किस तरह से वो बगैर इजाज़त के इसको बना रहे थे। तो एलडीए के जो भी नियम कायदे कानून हैं उनकी धाराओं में एक एफआईआर भी ज़रूर होगी। और जो इलाकाई लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 4-5 साल से इस इमारत के निर्माण का काम चल रहा था। इसमें पहले बेसमेंट बना है, फिर उसके बाद 5 मंजिला इमारत भी ऊपर खड़ी हो जाती। सबसे बड़ी हैरानी की बात गायत्री यही है कि ये सब होता रहा, लेकिन तब जिला प्रशासन नहीं जागा। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जागा है, जब उसने कहा है कि ये संरक्षित इलाका है, यहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर जजेस कंपाउंड है, यहाँ पर एक तय सीमा से अधिक ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है। तो हाई राइज के जो रूल्स हैं कि इससे ऊंची बिल्डिंग आप नहीं बना सकते, आप इस एरिया की जो जियोग्राफी है आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। एएसआई के जो कायदे कानून हैं उसके हिसाब से ही आप यहाँ कुछ बना सकते हैं। लेकिन इन सारे मानकों को दरकिनार किया पूर्व बसपा सांसद दाऊद अहमद ने। उनको शायद ऐसा लग रहा था कि उनका रसूख ऐसा है, उनके पास पैसा इतना है कि वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। लेकिन जब एएसआई ने अपनी ओर से नोटिस भेजा है, मामला हाईकोर्ट तक गया है, तब एलडीए ने ये कार्रवाई की है और इस बड़ी सी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। गायत्री, ऋषभ मणि, लेकिन कब से ये काम चल रहा था? इजाजत आखिर किसने दी इस इमारत को बनने की? जब तमाम नियम कायदे ताक पर रखे जा रहे थे, तब क्यों कार्रवाई नहीं हुई? इजाजत कब दी गई इसके निर्माण को लेकर? देखिए, इन तमाम चीज़ों की तो अभी भी जांच चल रही है कि कब एलडीए ने शुरू किया था कि यहाँ पे नोटिस भेजना, कब उनके निचले स्तर के कुछ अधिकारी आए थे, यहाँ पर सर्वे करके गए, नोटिस सर्व की गई। लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि प्रशासन की जानकारी के बावजूद भी निर्माण कार्य चलता रहा। ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी बिल्डिंग रातों रात खड़ी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बिल्डिंग इतने बड़े एरिया में बनाने के लिए कम से कम 3-4 साल का समय चाहिए। इन 3-4 साल में क्या एलडीए ने, नगर निगम ने या स्थानीय प्रशासन ने इसको कभी नहीं देखा होगा? ये बात मानने से कोई भी तैयार नहीं होगा। तो ऐसे में अब ये बात तो कहना ठीक नहीं होगा कि प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी थी, लेकिन ये मानना अब पड़ेगा हमें कि निचले लेवल पर जरूर पूर्व सांसद दाऊद अहमद के इतने इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि योगी सरकार सख्त है और देखिए इतनी बड़ी बहुमंजिला 100 करोड़ की लागत से बन रही इस बहुमंजिला इमारत को ढहा दिया गया, क्योंकि योगी सरकार अवैध निर्माण को लेकर पूरी तरीके से सख्ती बरत रही है। लेकिन क्या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की इसमें इन्वॉल्वमेंट रही? क्या उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? ऋषभ मणि, देखिए देखिए गायत्री, आज जो कार्रवाई हुई है उससे एक स्पष्ट संदेश तो दे दिया गया है कि किसी का भी अवैध निर्माण हो, चाहे वो पूर्व सांसद हो, कोई माफिया हो, गैंगस्टर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया है। लेकिन ये बात भी यहाँ पर कहना जरूरी होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्थानीय प्रशासन को जानकारी ना हो, एलडीए को जानकारी ना हो, नगर निगम को जानकारी ना हो। सब जानते हैं कि ये संरक्षित इलाका है, बावजूद इसके एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण शुरू हो जाता है और बेरोक टोक चलता है। जब एएसआई कुछ तेजी दिखाती है, हाईकोर्ट तक पहुंचता है मामला, तब जाके ये फैसला लिया जाता है कि नहीं, इस अवैध बिल्डिंग को गिराया जाएगा। पूरा लखनऊ जानता है, लखनऊ अपनी तमाम जो पुरानी इमारतें हैं उनको लेकर के देश भर में उसकी पहचान है, उसके जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनकी एक अलग वैल्यू है पूरे देश में। तमाम यहाँ पर पर्यटक सिर्फ इसीलिए आते हैं और ये इलाका उसी जोन में आता है पुराने लखनऊ के। यहाँ पर किसी भी तरह के निर्माण से ठीक है ऋषभ मणि, आप बने रहिए हमारे साथ और जब एक बार ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी और आप पूरा जो एरिया है उसको दिखाइएगा कैमरे के जरिए कि किस तरीके से ये पूरे एरिया में बन रही थी। लेकिन बहरहाल ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 पर देखिए किस तरीके से इस पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया। ये इमारत जो कि बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की बताई जा रही है, 100 करोड़ की लागत से ये इमारत बन रही थी और जितनी
जितना निर्माण कार्य इस पर हो चुका था उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकरीबन कई सालों का वक्त लगा है इसको बनने में। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस इमारत को बनाने की इजाजत कब और किसने दी? क्या प्रशासन की तरफ से इसको जानबूझकर अनदेखा किया गया? तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि इस तरह की जितनी भी इमारतें हैं लगातार योगी सरकार की तरफ से उन पर सख्ती बरती जा रही है। अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है और इस इमारत को लेकर भी एएसआई की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी इस इमारत को गिराने के आदेश जारी कर दिए और उसके बाद इस इमारत को जमींदोज कर दिया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ऐसी बहुत सारी अवैध इमारतें हैं जिन पर भी कार्रवाई संभव है। ऋषि मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं जहां पर ये इमारत जमींदोज हुई है। ऋषभ मणि, एक बार फिर से पूरी तस्वीर दिखाइए, किस एरिया में इस बड़ी सी बहुमंजिला इमारत का निर्माण हो रहा था जिसको एक ही झटके में जमींदोज कर दिया गया? गायत्री, देखिए ये थाना वजीरगंज इलाके का रिवर बैंक कॉलोनी का इलाका है और ये देख सकते हैं आपके जो सामने कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये फ्लैट्स बने हुए हैं, ये सरकारी अधिकारियों के हैं और इसके ठीक सटा हुआ जजेस कंपाउंड है जहां पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जजेस रहते हैं। तो ये इस सरकारी कॉलोनी के बीच में इस संरक्षित इलाके में ये बिल्डिंग बनाई गई थी जिसको कतई सही नहीं कहा जा सकता है। आप देखेंगे बिल्डिंग का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वहाँ भी कॉलोनी है और आप देखेंगे ठीक बगल में यहाँ भी सरकारी कॉलोनी है जिसमें कुछ जुडिशरी के अफसर रहते हैं और बिल्डिंग के पीछे दाहिनी तरफ देखेंगे तो वहाँ भी सरकारी फ्लैट्स हैं, सरकारी कॉलोनी है जहां पर जुडिशरी से जुड़े हुए अफसर रहते हैं। यही वजह है कि इस इलाके को हाई राइज घोषित किया गया था। यहाँ पर किसी बड़ी बिल्डिंग के बनाए जाने पर रोक थी और ऐसा नहीं है कि पूर्व सांसद दाऊद अहमद नहीं जानते थे या प्रशासन के लोग नहीं जानते थे। बावजूद इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया और तमाम नोटिसेस भी समय समय पर सर्व होती रही, लेकिन उन नोटिसेस को निचले लेवल पर ही निपटा लिया गया। ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब एएसआई ने तेजी दिखाई है, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है, तब इस बिल्डिंग को जमींदोज किया गया। गायत्री, शुक्रिया ऋषभ मणि त्रिपाठी, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे थे किस तरीके से जमींदोज किया गया और दूसरी तस्वीर भी आपके सामने, एक ही झटके में इस बहुमंजिला इमारत को ढहा दिया गया, इसको जमींदोज कर दिया गया। 100 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा था, लेकिन नियमों की अनदेखी कर इसे बनाया जा रहा था, जिसके बाद योगी सरकार की तरफ से इस पर सख्त एक्शन हुआ और फिर इस बिल्डिंग को, इस इमारत को जमींदोज कर दिया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि श्रीनगर प्रशासन ने ड्रोन पर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद प्रशासन सख्त हो गया है, जिसके बाद प्रशासन ने ड्रोन के इस्तेमाल के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इस आदेश के मुताबिक जो लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें अपना ड्रोन इलाके के पुलिस स्टेशन में जमा कराना होगा। प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से इसे जरूरी बताया गया है और साथ ही इस आदेश में यह भी साफ किया गया है कि जो लोग नए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर में ड्रोन पर ये नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं प्रशासन की तरफ से। पुलिस के पास जमा कराने होंगे ड्रोन, यानी जो लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये कहा गया है कि वो प्रशासन के पास इसको जमा करा दें। तो ये नई गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से, श्रीनगर प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। पुलिस के पास जमा कराने होंगे ये ड्रोन। और सीधे हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़ रहे हैं। ये जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या कहा गया है रिफत इसमें? देखिए गायत्री, जिस तरीके से आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जम्मू में भी इस तरीके का ऑर्डर जारी किया गया था और जिन लोगों के पास ड्रोन कैमराज हैं उनसे कहा गया था कि वो फौरन जो है पुलिस स्टेशंस में वो जमा कराएं और उसके बदले में एक रसीद दी जाएगी उनको कि उन्होंने वहां पे डिपॉजिट कराया। जो नहीं इसकी गाइडलाइंस की जो है पासदारी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा ही आज श्रीनगर में एक ऑर्डर जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्रीनगर की तरफ से और उन लोगों को कहा गया है कि वो ड्रोन जो है पुलिस स्टेशन में जमा कराएं जिनके पास ड्रोन है, जिन इंडिविजुअल्स के पास ड्रोन है प्राइवेट, और जो सरकारी दफातर हैं जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या बाकी जो सरकारी महकमे हैं उनके पास भी ड्रोन है, लेकिन उनसे ये कहा गया है कि जब भी वो ड्रोन ऑपरेट करें उसकी जानकारी जो है पुलिस स्टेशन को दें, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दें, ताकि वो वहाँ पे ऑपरेट कर सके, कोई कंफ्यूजन ना हो और सिक्योरिटी का कोई इशू ना बने। तो आपको मालूम है कि जिस तरीके से ड्रोन हमला हुआ था एयरपोर्ट पे जम्मू में एयरफोर्स
तो उसके बाद इस तरीके के कदम उठाए गए हैं और यहाँ पे एक मीटिंग भी हुई थी। आर्मी के साथ पुलिस ने एक मीटिंग की थी। एयरफोर्स स्टेशन का भी विजिट किया गया था, श्रीनगर एयरपोर्ट का विजिट किया गया था और जहाँ-जहाँ इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें गई और वहाँ हालात का जायजा लिया। और आईजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि उन्होंने इन इलाकों का दौरा किया और ड्रोन हमलों को बड़ा सीरियस बताया था उन्होंने, एक बड़ा सीरियस कंसर्न। लेकिन आज जो ऑर्डर जारी किया गया इसमें साफ लिखा गया है कि जिन लोगों के पास ड्रोन है वो पुलिस स्टेशन में जमा कराएं और उसके बदले वो अपना रसीद ले लें, यानी वो पूरा लिखें मॉडल नंबर कौन सा है, क्वालिटी कौन सा है, ताकि अगर कभी वापस लेने की बारी आती है तो उनको रसीद दिखा के वो वापस दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को ड्रोन चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और उन्हें कहा गया कि फौरन वो पुलिस स्टेशन में। रिफत, लगातार इस तरह से ड्रोन दिखाई देने का मामला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा जब एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ उसके बाद से तो लगातार ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे अन्य सेक्टर की बात हो या फिर पाकिस्तान भारत सीमा बॉर्डर की बात हो। लेकिन अब स्थानीय लोगों को ड्रोन के इस्तेमाल पर ये जो नई गाइडलाइंस है इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? वजह यह है कि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कोई भी ड्रोन उड़ाता है आजकल और पिक्चर्स खींचता है और टूरिस्ट प्लेसेस जो है वहाँ पे भी लोग ड्रोन कैमराज लेके जाते हैं और उसके बाद जो है पिक्चर्स खींचने के लिए या कोई वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी में अगर कोई भी ड्रोन का हमला होता है तो पता नहीं चल पाएगा सुरक्षा बलों को कि कौन सा ड्रोन इस वक्त उड़ रहा है, क्या ये किसी प्राइवेट आदमी का है, किसी लोकल का है, किसी वीडियो जर्नलिस्ट का है या फोटो जर्नलिस्ट का है, या किसी ने कोई वीडियो बनाने के लिए इसको उड़ाया है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए फिलहाल उन लोगों से कहा गया है कि वो जमा कराएं और यही वजह है कि सरकारी दफ्तरों में जो ड्रोन है, यानी कि जो कोई सर्वे करते हैं या कोई पिक्चर्स लेते हैं या वीडियो बनाते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो सकता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो सकता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो सकता है, अलग अलग सर्वे के लिए ड्रोन इस्तेमाल किया जाता है। उनसे कहा गया है कि वो ड्रोन ऑपरेट करने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करे, ताकि पता लग सके कि इस एरिया में ये ड्रोन उड़ रहा है और ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है और ये सरकारी काम के लिए है। या सुरक्षा बलों के ड्रोन भी होते हैं तो उनको मालूम ही होता है कि ये उनका है और ये सर्विलेंस के लिए लगा दिया गया है। क्या सभी के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है या फिर किसी को छूट भी दी गई है? देखिए, किसी को छूट नहीं दी गई है, सिर्फ सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको छूट ये है वो अपने पास रख सकते हैं, उनको डिपॉजिट नहीं करवाना है, बल्कि उनको इन्फॉर्म करना है उस टाइम पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। जब वो ड्रोन ऑपरेट, जब उनका कोई काम होगा वो पहले बताएंगे, उसके बाद उनको इजाजत लेनी होगी, उसके बाद वो ऑपरेट करा सकते हैं। लेकिन उनको अपने पास रखने की या डिपार्टमेंट में रखने की इजाजत होगी, लेकिन किसी इंडिविजुअल को अपने पास अब ड्रोन नहीं है इजाजत रखने की, बल्कि पुलिस स्टेशन में अब ये सारे ड्रोन कैमराज जो हैं वो जमा करवाने होंगे। रिफत, अब गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई, लेकिन इस पर अमल कैसे होगा? क्योंकि जो संदिग्ध होंगे, जो हो सकता है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे भी हों कहीं ना कहीं, वो तो जमा नहीं कराएंगे, तो उसको लेकर क्या एक्शन प्लान? देखिए, जिस तरीके का यहाँ पे सिक्योरिटी सेटअप, ऐसा नहीं लगता है कि कोई अपने पास रखेगा, क्योंकि इसको इलीगल करार दिया जाएगा और जब भी उसके पास से रिकवर किया जाएगा ड्रोन और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर के तहत उसके खिलाफ जो है केस दायर किया जा सकता है, मुकदमा दायर किया जा सकता है, इलीगल करार दिया जाएगा। अब ड्रोन के पोजीशन को जो भी कोई प्राइवेट आदमी हो, जो भी कोई इंडिविजुअल हो, तो इस वजह से हर कोई जो है, जिस तरीके से वेपन यहाँ पे काफी सारे लोगों के पास थे लाइसेंस्ड, फिर सरकार ने कहा कि जमा करा दिए तो दीजिए, तो उन्होंने जमा करवा दिए। तो इसी तरीके से ये समझा जा सकता है कि इसको इलीगल डिवाइस करार दिया जाएगा अगर कोई घर में रखता है। तो हर कोई ऑब्वियसली, जिस तरीके के यहाँ पे हालात हैं, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस चल रहे हैं, मिलिटेंसी का प्रभाव है, तो कोई भी चाहेगा कि वो अपने आप को रिस्क में डाले। कोई ये नॉर्मल स्टेट तो है नहीं, कोई नॉर्मल एरिया तो नहीं है कि कोई जो है अनदेखी करेगा, कहेगा मेरा अपना है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उनको क्यों दूं। क्योंकि अगर इसको इलीगल करार दिया जाता है तो कोई नहीं चाहेगा कि वो ट्रबल में आ जाए और पुलिस की कार्रवाई या कानून की कार्रवाई उसके खिलाफ हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स होते हैं कि वो कभी भी उन इस्तेमाल करके किसी के खिलाफ एफआईआर लगवा सकता है अगर किसी ने इलीगल पोजीशन इसका रखा है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ड्रोन रखना अब ऑलमोस्ट इलीगल हो गया है। लेकिन कब तक जमा कराने होंगे? क्या कोई डेडलाइन भी जारी की गई है, कोई वक्त भी मुकर्रर किया गया है? रिफत, फिलहाल तो इनिशियली यही कहा गया है उनको कि वो जमा कराएं एज सून एज पॉसिबल जो है बताया गया है। तो हर कोई अब इसमें जमा कराएगा और अगर प्रशासन को लगता है कि टाइम पे लोगों ने जमा नहीं कराए तो एक डेडलाइन दी जाएगी और उसके बाद कहा जाएगा कि डेडलाइन के तहत जो है आप जमा करा दीजिए और अगर ये जमा नहीं हुआ तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा लगता है कि शायद अब इसको एक इलीगल डिवाइस, यानी कि इसका पोजीशन
किसी के पास होना इलीगल करार दिया जाएगा जब तक ये हालात जो हैं नॉर्मल ना हो। और पहले अभी सोचा जा रहा है कि किस तरीके के ड्रोन अटैक हो सकते हैं, अभी इसी बारे में जो है एक ऑब्जर्वेशन की जा रही है कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या हो सकता है, कितना हमारे पास जो है पोटेंशियल है रोकने का या काउंटर करने का, क्योंकि काफी जगहों पे जो है ड्रोन काउंटर करने के लिए इक्विपमेंट लगा दिए गए हैं एयरपोर्ट्स पे। तो ये कहा जा सकता है कि जब तक वो एक्सरसाइज पूरी की जाएगी शायद तब तक ये पोजेशन जो है इलीगल करार दिया जाएगा लोगों के पास। यही वजह है कि पुलिस स्टेशंस में उनको अब जमा करने होंगे ये ड्रोन। चलिए, अपडेट के लिए लौटेंगे रिफत आपके पास, फिलहाल शुक्रिया। तो ये अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल ये प्रशासन की तरफ से नई गाइडलाइन जारी हुई है और उसके मुताबिक जो लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे अभी तक, उनको ये ड्रोन जमा कराने होंगे। हालांकि सिक्योरिटी पर्पस से जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा था उनको इंफॉर्मेशन देनी होगी, पुलिस को बताना होगा और उसके बाद ही उनको इजाजत मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिस तरीके से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन से हमला हुआ था उसके बाद ये सख्ती। और अब एक और अहम खबर, दरभंगा मामले से जुड़ी बड़ी खबर ये कि न्यूज 18 के जनक दबे की खबर है। दरभंगा पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार नासिर ने पूछताछ में कई जानकारियों का खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक नासिर ने बताया कि इकबाल खान ने उसे ऑनलाइन बम बनाने की ट्रेनिंग दी। उसका मकसद टाइम बम बनाना था। इसके लिए डेटोनेटर के फटने से पहले सर्किट को फ्लेम मिलना जरूरी था और ऐसा हो इसके लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना पड़ता है। दोनों कैसे मिले और कितनी देर में मिले, इसके लिए नासिर ने एक रास्ता निकाला। उसे दोनों के बीच एक कागज रखने को कहा गया था। माना जा रहा है कि ऐसा करने पर कागज एसिड की वजह से कुछ देर में जल जाता और दोनों एसिड मिल जाते। ऐसा होते ही धमाका होता। इकबाल ने नासिर को दोनों एसिड के बीच कागज ही रखने के लिए कहा था, लेकिन नासिर ने गलती से दोनों एसिड के बीच हार्डबोर्ड रख दिया। तो ये बड़ी जानकारी इस मामले में निकलकर सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि नासिर से जब पूछताछ हुई है तो नासिर ने बताया कि उसका मकसद टाइम बम बनाना था। बाकायदा उसने इसके लिए ट्रेनिंग भी ली थी। इकबाल खान ने उसे ऑनलाइन बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। बिहार के दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस के दोनों आरोपी इमरान मलिक और नासिर को दिल्ली लाया गया है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि दोनों आरोपियों को पटना से एनआईए की टीम दिल्ली लेकर पहुंची है। अब इमरान और नासिर से एनआईए के दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ होगी। इमरान और नासिर को दरभंगा ब्लास्ट केस में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। दोनों यूपी के शामली के रहने वाले हैं। एनआईए कोर्ट ने दोनों को रिमांड पर भेजा है और अब इन दोनों से पूछताछ होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप बोल लाइव जुड़ गए हैं। इमरान मलिक, नासिर, दोनों को एनआईए दिल्ली लेकर पहुंची है। जरा बताइए संदीप, और क्या जानकारी और पूछताछ में किस तरीके से इनसे तमाम चीजों को उगलवाने की कोशिश होगी? चलिए संदीप बोल के पास चलेंगे, लेकिन आपको बता दें आरोपी इमरान और नासिर को दिल्ली लाया गया है। एनआईए आरोपियों को पटना से दिल्ली लेकर पहुंची और बताया जा रहा है कि अब दिल्ली मुख्यालय में एनआईए की तरफ से इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। इमरान और नासिर को दरभंगा ब्लास्ट केस में हैदराबाद से किया गया था गिरफ्तार। दोनों यूपी के शामली के रहने वाले हैं। एनआईए की कोर्ट की तरफ से दोनों को रिमांड पर भेजा गया है और अब इन दोनों से होगी पूछताछ। तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस, दोनों आरोपी इमरान मलिक नासिर दिल्ली लेकर पहुंची एनआईए की टीम, इनसे पूछताछ करेगी। दिल्ली मुख्यालय में इनसे पूछताछ होगी। पटना से इनको दिल्ली लाया गया। इससे पहले पटना में एनआईए कोर्ट में इन दोनों को पेश किया गया था। इन दोनों की पेशी हुई थी और उसके बाद कोर्ट की तरफ से इन्हें रिमांड पर भेज दिया गया, जिसके बाद अब एनआईए की टीम इन्हें दिल्ली लेकर पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमरान मलिक और नासिर दोनों जो कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस के आरोपी हैं, इनसे पूछताछ होगी और पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश होगी, ये और ज्यादा साफ करने की कोशिश होगी कि इनका मकसद और क्या क्या था और कितने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ दिल्ली के मुख्यालय में होगी। दिल्ली मुख्यालय में इन दोनों से एनआईए पूछताछ करेगी। तो ये इस वक्त की अहम खबर, अब दिल्ली में इन दोनों से पूछताछ होगी। इससे पहले एनआईए की कोशिश यही थी कि किस तरीके से इन दोनों की रिमांड मिले ताकि इनसे पूछताछ संभव हो सके, और उसके बाद एनआईए कोर्ट में जब इनकी पेशी हुई तो दोनों को रिमांड पर भेज दिया गया, जिसके बाद
दिल्ली लेकर पहुंची है एनआईए की टीम। अब दिल्ली मुख्यालय में इनसे होगी पूछताछ। संदीप बोल हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पूछताछ लगातार जारी है क्योंकि प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन जब हुआ था, जब ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद जब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पर जो है जांच कर रही थी, जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किस तरीके से इसको प्लांट किया गया, किस तरह से जो है उसको जो उस पार्सल को तैयार किया गया, कैसे सिकंदराबाद से उस पार्सल को जो है उस ट्रेन में चढ़ाया गया दरभंगा के लिए, क्योंकि 16 घंटे का ट्रैवल है पूरा, तो ऐसे में किस तरीके से प्लान किया गया, तो ये सारी चीजें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में साफ आ ही गई थी सामने, जिसके बाद से जो है 4 गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन अब जो एनआईए यहाँ पे अपने हेडक्वार्टर में पूछताछ कर रही है, वो सीधे तौर पर इसके ब्रॉड पर्सपेक्टिव के बारे में पूछताछ कर रही है। खास बात यह है कि यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेट जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में सामने आ रहे हैं। एक तो सिकंदराबाद से जब स्टार्ट हुआ, वहां भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दरभंगा तो यानी बिहार में भी इन्वेस्टिगेशन, और इसके सीधे तार जो यूपी से शामली से जुड़ रहे हैं। तो अब एनआईए इस कोशिश में लगी है कि ये पता लगाया जा सके कि क्या और भी ऐसे तैयारी जो है इन्होंने की हुई थी अलग अलग जगह पे, कौन कौन लोग जो है इनके साथ शामिल थे, और सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीजों को अंजाम देने के लिए, इस तरीके की आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे में जो हवाला के जरिए 1,60,000 रुपए इनको आया था, उस पैसे को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने, और क्या ये सिर्फ यहीं तक सीमित है या देश के बाकी हिस्सों को भी जो है ये लोग इसी तरीके की कोई हमला करके जो है उसको अंजाम देने की कोशिश में थे। तो अब ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है ये बड़े लेवल पे नहीं, ब्रॉड लेवल पे भी शुरू होगा। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो साफ है, लश्कर जो है वो इसको पूरे ऑपरेशन को फंड कर रहा था, इस तरीके से विदेशों से पैसा आया। तो अब क्या है कि एनआईए अब कनेक्ट कर रही है हर चीज को, हर तार को कनेक्ट करके, और किसी बड़ी साजिश से पहले की एक सुगबुगाहट के तौर पर इसको देखते हुए, और कोई बड़ा और प्लान ना हो, इसको लेकर जो है तार जोड़ने शुरू किए जा रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये पूछताछ खत्म होगी और कोई एक ठोस जो है जवाब। ठीक है संदीप, लौट रहे हैं आपके पास। दरभंगा धमाके पर एक और बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन की खबर के मुताबिक एनआईए की टीम कफील को लेने के लिए पटना की बेरूर जेल पहुंची है। कफील को धमाके के मामले में यूपी से गिरफ्तार किया गया है। एक दिन पहले ही एनआईए कोर्ट ने पूछताछ के लिए रिमांड को मंजूरी दी थी, जिसके बाद एनआईए की टीम कफील को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। तो कफील से भी पूछताछ की जाएगी, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कफील को धमाके के मामले में यूपी से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, कल एनआईए कोर्ट में न सिर्फ कफील बल्कि सलीम की भी पेशी हुई थी। सलीम मास्टरमाइंड, तबियत खराब थी और इसीलिए उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन कफील को रिमांड पर भेजा गया, और अब यह जानकारी कि कफील को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए एनआईए की टीम। एनआईए को फंडिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस काफ़ी मिले हैं, और उसकी इंटरनेशनल फंडिंग हुई है 1,60,000 का। ये जो आतंकी लश्कर तैयबा उससे हुई है, और एविडेंस काफ़ी है एनआईए के पास। तो हम ये चूँकि अंदर इन्वेस्टिगेशन है तो इसको अभी डिस्क्लोज डॉक्यूमेंट्स करेंगे नहीं, और इसको ये सलीम को जुडिशियल कस्टडी में ही है अभी। एनआईए ने उसके हम लोग ने मांगा है ये काफिल का 6 दिन का, और 9 तारीख तक मिला है। ये कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी? साजिश तो काफ़ी बड़ी थी, और जब ये ब्लास्ट हो जाता तो काफ़ी जाने जाती। आप सोच सकते हैं कितनी अनलकली बच गए, छोटा ही होकर रह गया। तो ये एनआईए की टीम मेंबर छाया मिश्रा को आप सुन रहे थे। साजिश बहुत बड़ी थी, ब्लास्ट हो जाता तो सोचिए कितनी ज्यादा जाने जाती, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कफील से भी पूछताछ अब होगी एनआईए की टीम की तरफ से। कफील की पूरी भूमिका क्या रही इस पूरे मामले में संदीप, और इससे पूछताछ कितनी महत्वपूर्ण होगी? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए होगी, कफील जो है वो उसको बाद में अरेस्ट किया गया था शामली से, क्योंकि जिस वक्त ये पूरा प्लॉट को जो है खंगालना शुरू किया था सुरक्षा एजेंसियों ने, और जब पहली बार सीसीटीवी फुटेज में ये नजर आया था कि कैसे जो है सिकंदराबाद में वो पार्सल वहां पे भेजा गया, उसके बाद जो है एक टीम जो है, और उस पार्सल के ऊपर जो नंबर था वो इन्हीं आरोपी में से एक का था, जिसके बाद उसके नंबर को ट्रेस करके जो है एक टीम भेजी गई थी शामली, जहां पे कि वहां जो है उस पर नजर रखी जा रही थी जिसका नंबर था। कफील जो है उसी में से एक है, और ये
बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि पाकिस्तानी संपर्क में था ये और इसका जो दूसरा साथी। तो अब ये अगर पूछताछ होगी, पूछताछ इवन जारी है, जो जेल से उसको जो है हेडक्वार्टर ले जाया गया है वहाँ पे ATS हेडक्वार्टर, और वहाँ पे जो है पूछताछ चल रही है और हो सकता है कि जल्द ही जो है इसको भी NIA दिल्ली लेके आए, क्योंकि अब जो है इनको सीरीज ऑफ एविडेंस को इकट्ठा करना है, एक साथ जोड़ना है। तो ये भी मुमकिन है कि इनको ब्लास्ट साइट के बाद जो है अब आमने हो सामने सकता है कि जाए। सिकंदराबाद और शामली में भी जो है ले जा सकते हैं और आमने सामने बैठा के तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी ही। चारों को एक साथ भी बिठाया जाएगा, दो को अलग तरीके से बिठाया जाएगा और चेंज करके भी, यानी कि एविडेंस लेने से पहले, स्टेटमेंट लेने से पहले ये जरूर देख लिया Cross check जाएगा किया जाएगा कि उसे। कहीं बार बार एक ही जैसे सवालों के जवाब अलग तो नहीं हो रहे हैं। तो ये काफी सारी प्रक्रिया है और खास बात यह है कि कहाँ से पैसा आया, क्या ये जो स्लीपर सेल जिनके जरिए ये सारे काम को अंजाम दे रहे थे, और कितने स्लीपर सेल्स को जो है इन्होंने एक्टिवेट करने की कोशिश की, कितनों को पैसा दिया या कितनों पैसा दिया जाना था। और खास बात बताऊं कि इस पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तान एक हादसे की शक्ल दिखाने की कोशिश में था, क्योंकि जिस तरीके से फंडिंग हुई और पार्सल बम की बात, यानी कि अब कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके का कोई एक्टिविटी हो सकती है, जो कि 90s के दौर का एक इंस्ट्रूमेंट जो है उनका हुआ करता था पार्सल बम का, और अब उसको करना, और अगर वो पार्सल बम अंदर ब्लास्ट हो जाता और उसके बाद वो उसमें आग लग जाती और चलती उस बोगी से चलती बोगी में आगे पीछे की जो बोगी है उनको नुकसान होता, एविडेंस वहां जल जाता। तो ऐसे में इसको कहीं ना कहीं एक दुर्घटना भी दिखाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से रही होगी। शायद ये किस्मत अच्छी थी कि ये वहां पे ब्लास्ट नहीं हुआ, चलती गाड़ी में बाहर आके ब्लास्ट हुआ। अगर अंदर ब्लास्ट होता तो सारे एविडेंस भी जल जाते। तो जाहिर सी बात है कि अब कोशिश यही है कि कफील से लेकर हर कोई, और ये भी है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हों। बिल्कुल, और ये भी शायद निकल कर सामने आए कि और क्या क्या मकसद था इनका और क्या क्या साजिश थी और वो कितनी बड़ी थी। शुक्रिया संदीप, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और आइए बढ़ते आगे। राजस्थान में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद पर विवाद हो गया है। राजस्थान बीजेपी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राजस्थान में सांसद और विधायक कोटे से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए थे, लेकिन अब बीजेपी ने इनकी खरीद और कीमतों पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी के कई विधायकों का यह आरोप है कि गहलोत सरकार ने कंसंट्रेटर सीधे कंपनियों से खरीदने के बजाय ऐसे लोगों से खरीदे हैं जिनका मेडिकल व्यवसाय से कोई वास्ता ही नहीं था। इसके अलावा चीन की कंपनियों के बने कंसंट्रेटर की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो रही थी, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तब अस्पतालों तक पहुंचे। उधर बीजेपी के आरोपों के बीच न्यूज 18 की टीम ने भी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद मामले की पड़ताल की। राजस्थान में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की गुणवत्ता और कीमत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और यही देखने के लिए हम निकले हैं ग्राउंड पर, ये जानने के लिए कि आखिर जो विधायक कोष से, सांसद कोष से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए, जिनकी कईयों की कीमत 1 लाख तक है, वो आखिर कैसे हैं। इस वक्त हम पहुँचे जयपुर के पास में फागी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, सामुदायिक अस्पताल है ये, और यहाँ ये देख सकते हैं कि स्टोर रूम में, अभी स्टोर रूम में वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो रखे हुए हैं, जो खरीदे गए। हमारे साथ में डॉक्टर अतुल गुप्ता भी हैं और डॉक्टर अतुल सक्सेना हैं जो इसके इंचार्ज हैं। ये हमें बताएंगे यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग आए थे। ये देखिए कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे देखिए। भागीरथ चौधरी सांसद अजमेर द्वारा भेंट, ये जो है ये किससे, सांसद कोटे से खरीदे गए आए, ये सांसद कोटे के, पर आपके पास भिजवाए गए हैं। इनका कोई रिकॉर्ड भिजवाया आपके पास में, कितने की परचेज है, क्या क्वालिटी? नहीं, ये बिल वगैरह हमारे पास नहीं आते हैं। हमारे पास तो मैसेज आते हैं कि सांसद कोटे से इतने कंसंट्रेटर है, आप उनको रिसीव कर लें, हम रिसीव कर लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है भागीरथ चौधरी जो अजमेर के सांसद है, उन्होंने की ओर से दिए गए 85,000 एक की कॉस्ट खरीद, जिसमें खरीद हुई है, और मार्केट की जो इसकी वैल्यू है तकरीबन ये 50,000 के आसपास है। तो सवाल इसी बात को लेकर उठा है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद हुई है उनकी कीमत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ।
ऐसे ही कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो 1 लाख से ऊपर की कीमत में भी खरीदे गए। हालांकि अलग अलग तरीके की सफाई है कि पैंडेमिक थी, उस दौरान ज़रूरत ज़्यादा थी, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे। कई के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं, जो खासतौर पर जो चाइनीज़ कंसंट्रेटर हैं उनकी गुणवत्ता पर ज़्यादा सवाल खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है कि इस टाइम जो खरीद हुई है, क्या उनकी एक मोटे तौर पर पूरी जांच होनी चाहिए कि कितनी उनकी गुणवत्ता है, और जो कीमत दी गई है वो कीमत किस तरीके से मैच करेंगे कि बाजार से ज़्यादा दी गई। कैमरामैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर रामगंज मंडी से बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। जो 35 हज़ार रुपये में मार्केट में मिल रहे हैं और 3 साल की गारंटी देते हैं, उनको राजस्थान का चिकित्सा मंत्रालय 1-1 लाख रुपए में खरीदते हैं, 50-50 हज़ार रुपये में खरीदते हैं, और जिनकी कोई उपयोगिता नहीं, जिनका कोई ऑक्सीजन की शुद्धता नहीं, फिर भी खरीदते हैं। चिकित्सा मंत्री जी बड़ा ईमानदार होने का ढोंग रचते हैं। मैं ईमानदार हूँ, भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस है। और इस बीच बीजेपी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर क्या मांग की है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। कंसंट्रेटर्स के मामले में जब आम आदमी, आज भी हम जाएं और उस समय जब कोविड के दौरान भी अगर सामान्य व्यक्ति ने खरीद करने की कोशिश की तो उसको आराम से कहीं 30,000, 35,000, 50,000 तक अधिक तक देने पर उसको कंसंट्रेटर मिल रहे थे। और उसी चीज़ को राजस्थान सरकार 1 लाख में खरीदने का काम कर रही है और बड़े पैमाने पर खरीद की। 400 के आसपास वेंटिलेटर्स एक ज़िले में कंसंट्रेटर्स एक ज़िले में खरीदने का काम हुआ है। बड़े पैमाने पर घोटाला है, इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। और मैं केवल कंसंट्रेटर नहीं, इस कोविड के दौरान में जितनी भी खरीद राजस्थान सरकार के मेडिकल विभाग ने की है उन सब का एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी के माध्यम से जांच होनी चाहिए, बल्कि थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि दूध का दूध और पानी का पानी। और आइए अब सुनवाते हैं आपको कि राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप खचरियावास क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। सब जगह इसलिए इकट्ठे किए गए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ गई थी और सब जगह आदेश दिया गया कि उनको व्यवस्थित तरीके से रखें, क्योंकि अभी बीच में जब कोरोना आया तब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी खुद चोर है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी सीढ़ी सामने आ गई, इसलिए इधर उधर की बात करती है। बीजेपी बता दे, प्रूव कर दे, फालतू की बात करते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो दुनिया में जो रेट है, उसी रेट पर खरीदे गए। और इस बीच आपको बता दें, न्यूज़ 18 की वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ दिया है।